कल कौन सा चैप्टर किया था सबसे पहले? आवाज आ रही है तुम सबको? हर्ष, ध्रुव, मोनिका, सबको आवाज आ रही है? हाँ, हर्ष, मोनिका, अरे हाँ नहीं तो बोल दो रे, म्यूट पे हाँ बोलोगे क्या? आवाज आ रही है ना? यस। हाँ ओके, मेरे को आवाज आ गई अब दूर तक, ठीक है। चलो फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था कल? इधर 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 इधर, फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जल्दी जल्दी, इतना टाइम थोड़ी है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, जल्दी, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम दिया पढ़ने को। प्राइस थ्योरी, आगे। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो MA, लंपिंग मेथड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, पॉलिसी ओरिएंटेड, मार्क्स निकाल दे, आवाज नहीं आती। इंटरडिपेंडेंसी, ग्रोथ मॉडल, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फास्ट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें थी कि नहीं थी, पहले तो वो बता। नहीं थी, अच्छा फिर उसके बाद में मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप में एक बच गया था, कौन सा बच गया था? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। उसके बाद में स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब बता। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिमांड एंड सप्लाई। बिजनेस ट्रेड साइकिल किसको बोलते हैं? मैक्रो या माइक्रो? MA, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। अच्छा, हेल्प कर खुशी उसको जल्दी। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट को ट्रेड साइकिल बोलते हैं। व्हाट इज द नोन एज द पॉइंट ऑफ सेटिएटी? मार्जिनल, total utility equal to highest and marginal utility is 0. At what point of time your total utility becomes stable and marginal utility tends to negative? मेरा स्टेटमेंट सही है क्या? तुम्हारा टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम बट योर MU टेंड्स टू नेगेटिव। सर हो ही नहीं सकता, पहले तो टोटल यूटिलिटी भी गिरेगा और तब जाके MU नेगेटिव होगा। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तब आपका MU 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। वही तो पॉइंट ऑफ सेटिएटी था। अरे आया कि नहीं आया? अजम्पशंस ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फास्ट, इतना टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी बोल। रैशनैलिटी, कॉन्स्टेंसी, आजा जल्दी। होमोजेनिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, रीजनेबिलिटी। assumptions, ओ माते assumptions of diminishing marginal utility। नहीं पढ़ा ना? एग्जाम में फर्स्ट ही आएगा क्या? सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा बड़ी। हेल्प कर खुशी उसको जल्दी। कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूटी, सिंगल वांट, रैशनैलिटी। तू हाँ काना हो कर मैं होइला, इतना टाइम में तो निकल जाएगी ट्रेन, निकल। जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल बोल। अच्छा मेरे को ये बता, तू लेजी फेरी किस में आया था? हाँ, अजम्पशंस किस चीज के? DMU के। अच्छा, क्रिटिसिज्म्स टू DMU, कार्डिनल मेजरमेंट, सिंगल बॉन्ड। जल्दी जल्दी जल्दी, छोड़ दे वो पॉइंट को, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल गुड्स। हेल्प कर उसको सानिया जल्दी, चोटी बिना देखे बोल। अनरियलिस्टिक assumptions। और कुछ बचा है तेरे को बोलना है? मनी वाला कौन सा था ईशा, जल्दी बोल।
कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डीएमयू? उर्वी, हॉबीज, क्या है? माइजर, माइजर, एडिक्शन, पावर, मनी. ठीक है, थोड़ा बहुत तो भी याद है. अच्छा चलो ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे. हाँ हाँ, ओके 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 ओके, बहुत याद है, बस बहुत याद है, मजाक करी मैं. हाँ चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट. पहला क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं है बट ये तुमको कहीं ना कहीं लिखने के काम आ सकता है कि सपोज कोई 10 मार्क का क्वेश्चन है जैसा आ गया, तो उसमें अब मार्केट किस चीजों से बनता है. बेसिकली मार्केट अगर कोई चीज बनता है तो किस चीज पे बनेगा. सर सबसे पहले तो उसमें बायर और सेलर लगेंगे. कोई बाय करने वाला चाहिए, कोई सेल करने वाला चाहिए. क्या सर एक इंसान खुद के साथ ही डीलिंग कर सकता है? मैं अपने आप को आज ही अपना फोन बेचता हूं 10,000 रुपए में, तो बेवड़ा है क्या? कम से कम 2 पार्टीज लगती है, तो एक लगेगा बायर और एक लगेगा सेलर. बायर एंड सेलर कैन नॉट बी द सेम पर्सन. सेकंड, सर क्या बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो? बोले क्या लाया था, क्या लेके जाओगे? झापड़ मारूंगा, प्रोडक्ट लेके आए थे, पैसे लेके जाओगे. तो सर आपको एक प्रोडक्ट भी चाहिए या एक सर्विस चाहिए. अगर आप दुकान लेके बैठे हो तो प्रोडक्ट बेचोगे, और अगर आप प्रोफेशन लेके बैठे हो जैसे सीए, सीएस, डॉक्टर, अब डॉक्टर तेरे को डेंटिस्ट दांत तो नहीं बेचता ना, तेरे को दांत की सर्विस बेचता है. एक सीए तेरे को रिटर्न फाइलिंग का सर्विस देता है, ठीक है. एडवोकेट तेरे को उसके कंसल्टेंसी का सर्विस देता है. तो या तो प्रोडक्ट होगा या तो एक सर्विस होगा. सर उस प्रोडक्ट या उस सर्विस का कोई ना कोई एक प्राइस होगा, तो प्राइस उसको कंपलसरी है. उसके बाद में क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर. क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मतलब चिपक चिपक के रहना चाहिए ऐसा नहीं. उन दोनों का फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए, एक फॉर्मल क्या बोल सकते हैं इसको, ये होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए. सर एग्जांपल में ये कि अभी तक एप्पल कंपनी को मेरे वजह से कम 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने देखा और मैंने लिया नहीं. तो क्या अपने पीएनएल में लॉस बुक करेगा उसको? सर यहाँ पे आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं था, भले आप बायर थे और वो सेलर था. अरे अपन ने कितने बार तो 6 लाख की टीवी देख ली, हर बैच में 6 लाख की टीवी बता दी मैंने. 10 बैच के हिसाब से 60 लाख का नुकसान तो उसके खड़े खड़े यही कर दिया मैंने टीवी देखा लेकिन लिया ही नहीं. इल्ले 60 लाख का नुकसान, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके बीच में कोई भी क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं था बायर और सेलर के बीच में. क्लियर है बात? लास्ट में है नॉलेज अबाउट द मार्केट. सर मार्केट के बारे में नॉलेज भी तो होना चाहिए. कोई भी चीज कभी भी वो सुल्तान मिर्जा जैसा काम नहीं ना, अमृत 500 रुपए का खरीद लिया करके. अरे भाई कोई चीज का नॉलेज होता है तभी कोई एक रैशनल बायर होता है, एक रैशनल सेलर होता है. कल जाके एप्पल इज नॉट अ रैशनल कंपनी मेरे हिसाब से. उसने भोंगड़े लाए 60,000 रुपए के, इट इज नॉट अ रैशनल कंपनी. तो उसकी बात छोड़ दो, तो बचे हुए अगर तुम बातें करो तो तुम एक सड़े हुए हेडफोन तुम 60,000 के तो नहीं खरीदोगे ना. लोकल मार्केट की बात कर रहा हूं. तो सर यू हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट. तो सर कौन से फॉर्म्स पर, कौन से एलिमेंट्स पर मार्केट बनता है? 5 एलिमेंट. पहला बायर और सेलर, दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस, तीसरा प्राइस होना चाहिए, चौथा उनका बीच में क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए, और पांचवा नॉलेज होना चाहिए. लास्ट वाला क्या था? नॉलेज होना चाहिए. उसके ऊपर क्या था? क्लोज इंटरेक्शन. उसके ऊपर क्या था? प्राइस. उसके ऊपर क्या था? प्रोडक्ट या सर्विस. उसके ऊपर क्या था? क्वेश्चन आएगा सर व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. सर मार्केट हैज बीन क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज. एक होता है एज पर प्लेस, एक होता है एज पर टाइम, एक होता है एज पर कंपटीशन. सर एज पर प्लेस की बात करूं तो एक होता है लोकल मार्केट, अंबा देवी का मार्केट, अरे लोकल मार्केट. एक होता है नेशनल मार्केट, अमृतसर का मार्केट, नेशनल एक नेशन के अंदर है. और एक होता है इंटरनेशनल मार्केट, दुबई का मार्केट. तो सर एज पर प्लेस 3 मार्केट, लोकल, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ऐसा नहीं चलने का. लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, बराबर. ये हो गया एज पर टाइम, अच्छा प्लेस जगह में. दूसरा है एज पर टाइम. अब इसमें ना ऐसे घड़ी जैसे काम नहीं करने का. वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम शॉर्ट, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, ऐसा छपरी धंधा नहीं है इसमें. 4 ही चीजें याद रखना. एक है वेरी शॉर्ट, छोटू सा, अंबा देवी का मेला लिमिटेड टाइम के लिए लगता है. अरे अंबा देवी रिएक्ट कर रहा हूं ना भाई, मेरे को कैसे समझेगा? मेरे को तो डर ही लगता. तुम्हारा अंबा देवी बोलो तो ऐसे देखते मेरे को, जैसे कौन सी माता का नाम लिया मैंने. अंबा देवी का मेला 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन के लिए लगता है. वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए लगता है. वेरी शॉर्ट, हाँ शॉर्ट नहीं, वेरी शॉर्ट. एक होता है शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड मतलब 1 मंथ के लिए. एग्जाम्पल साइंस कोर वाले जो होते हैं, साइंस कोर वाले मेले
तो 15-20 दिन 25 दिन के लिए लगते हैं, अभी वो उनके लिए वो उतना ही शॉर्ट पीरियड है। या कोई हैंडीक्राफ्ट के वो लगता है वहां पे, वो तंबूरा अंबूरा डाल के बैठे रहते हैं, वो ऑलमोस्ट 1 महीना होता ही होता है। एक तो लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, क्या है एग्जैक्ट कितना टाइम है वो अंदर जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लर्न कर लो हेड पॉइंट्स, फिर अंदर का क्या लिखना है वो पढ़ेंगे। और एक होता है वेरी लॉन्ग पीरियड, जो दुकानें हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है दुकान है वो वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए ना। अपन सुनते ना, मेरे पापा से बहुत बात सुनते हैं अपन, ये दुकान मेरे टाइम से चलती है। मेरे टाइम मतलब 500 साल पहले पैदा हुए थे कि भाई तुम? मेरे साल मतलब 30 साल पहले से है ना दुकान, तो वेरी लॉन्ग पीरियड। तो पहला था प्लेस, प्लेस में क्या क्या था? लोकल, दूसरा था टाइम, शॉर्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग। तीसरा कंपटीशन, कंपटीशन में 1 2 3 4 5, कल याद है कल 5 का कहीं और भी आया था, कहां पे आया था बता जल्दी, तूने पूछा था ये क्वेश्चन। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में वहां पे तुमने एरो करके लिखे थे 4 पॉइंट्स, याद है क्या? हाँ 4 लिखे थे तुमने, और इसने बोला था सर 5वां भी तो आता है इसमें, ये आगे थे हमारे 5 पॉइंट। पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर 3 कंपटीशन, एक मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक और एक ऑलिगोपोली, आए क्या उनमें? तो सर बेसिकली कंपटीशन के हिसाब से 2 आती, एक होता है परफेक्ट, एक होता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट में कुछ लोचा नहीं है सर, इम्परफेक्ट में 3 लोचे है। इम्परफेक्ट में पहला आता है मोनोपोली, दूसरा आता है मोनोपोलिस्टिक और तीसरा आता है ऑलिगोपोली। तो सर टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट करूं तो 3 के हिसाब से जाएगा, पहला जाएगा एज पर प्लेस, दूसरा जाएगा एज पर टाइम और तीसरा जाएगा एज पर कंपटीशन। सर पहली बात करूं मार्केट के हिसाब से, एज पर प्लेस लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। सर टाइम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग। एज पर कंपटीशन 2 बातें, परफेक्ट इम्परफेक्ट। परफेक्ट में कोई लोचा है क्या? नहीं है सर। इम्परफेक्ट में लोचा है क्या? हाँ सर 3 लोचे। कितना? पहला मोनोपोली, दूसरा मोनोपोलिस्टिक, तीसरा ऑलिगोपोली। क्लियर है? अब तुमको जो मेन क्वेश्चन आएंगे वो थर्ड वाले पार्ट से आएंगे, एज पर कंपटीशन में। ठीक है, तो मैं पहले आ रहा हूं परफेक्ट कंपटीशन। याद रखना परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं चलता है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये घटना काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, याद रखना। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट रादर देन द एक्चुअल मार्केट। सर फिर से छपरी जी हमको पढ़ाया काय के लिए जाती है, मेरे को नहीं पता, पढ़ना है ना पढ़ लो चुपचाप से। इट शोज दैट ऑल द बायर्स एंड ऑल द सेलर्स are engaged in buying and selling a homogeneous product without any restriction। सारे जितने भी दुनिया में जितने लोग हैं सबने एक ही दुकान खोल के रखी है, जितने भी लोग कस्टमर्स है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, और सबसे मेन किसी का भी प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, ये भी 10 का बेचता 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 है। आपके पास कोई लोचा ही नहीं है, इसके पास जाओ तो ये भी 10 का ही बेचेगा, उसके पास जाओ तो वो भी 10 का बेचेगा, सबकी प्रॉफिट मार्जिन सेम है। ऐसा होता है क्या? साले 10 रुपए के पेन में भी वो नई नई स्कीम चलाते रहते हैं, पेन लो रिफिल फ्री। अरे होता है कि नहीं होता है? लीड की पेंसिल लो लीड फ्री। तो मतलब तुम पेंसिल में भी साले इतनी कंपटीशन कर रहे हो, तो आइडियली परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर सकता है क्या कभी रियल वर्ल्ड में? पॉसिबल ही नहीं है सर। क्वेश्चन आएगा सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? टोटल 8 फीचर। पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हमको पता है क्योंकि ऑल बायर्स ऑल सेलर्स आर एंगेज इनटू वन कैटेगरी ऑफ फर्म। तो सर सबसे पहला फीचर है उसका लार्ज बायर एंड लार्ज सेलर। दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचता है सब लाल कलर का पेन बेचता है, नीले कलर का पेन ही नहीं किसी के पास में, इंडिफरेंट ही नहीं है, सब एक जैसा, एक ही बस। तीसरा फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आता है दुकान खोल देता है, कोई भी अपना दुकान बंद करके जा सकता है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, कोई गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं ना कुछ नहीं। तुम दारू बेचो, वीड बेचो, गांजा बेचो, कुछ भी बेचो साले को, सब चलता है, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं, कोई लेजी फेरी नहीं है। अरे लेजी फेरी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, याद है ना कुछ? क्या है यार? मां कसम आज रात भर प्रैक्टिस करके आया। चलो फोर्थ सिंगल प्राइस, सर प्राइस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्काउंट फिस्काउंट कुछ नहीं मालूम। ओ चंगू मंगू, इधर देख तू बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, तू वाली नहीं, सेकंड वाली चंगू मंगू। फिफ्थ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, सर सबको सब पता है, लड़का हो या लड़की हो सबको सब पता है, सारी टेक्नोलॉजी के बारे में लड़कियों को पता है, बस अजम्पशन ले रहा हूं ना, परफेक्ट कंपटीशन में अजम्पशन ले रहा हूं। हाँ एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही नहीं है, तुम दिल्ली से बुलाओ या चंडीगढ़ से बुलाओ कि अमरावती से खरीदो, सबकी कॉस्टिंग सेम,
मर जाएगा कुरियर वाला। बुलाओगे कश्मीर से अमेजोन वाले को, कहां से डिलीवर करके देगा भाई साहब? एक्स्ट्रा पैसा तो लेगा ना उस टाइम पर, लेकिन ये एज्यूम करता है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अरे यार ये साला है ना वो डेजा वो होता रहता मेरे को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ तो भी पढ़ा था मैंने, कुछ तो भी थे ना, 6 थे कुछ तो भी, अच्छा 4 थे क्या, कुछ तो भी क्या था यार वो, वाइपर, हाँ वाइपर कुछ तो बोला, ऐसा याद आ रहा है। डब्ल्यू बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, नहीं वेजेस, आय आय आय, हाँ इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट, पी क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट, और क्या आर बोले तो राहुल, रेंट, अच्छा अच्छा, हाँ तो परफेक्ट मोबिलिटी है। तुम आज बोलो, आज तुमको मोबिलिटी मिलेगी, मतलब मम्मी की समस्या है दूर, काम वाली बाई नहीं है, दूसरी काम वाली बाई एकदम लगे हाथ हाजिर हो जाएगी। परफेक्ट मोबिलिटी है भाई हमारे पास। होता है क्या तुम्हारे से, घर में बाई वालों, बाइयों की इज्जत है, याद रखना। तुमको खाना बाई के हिसाब से मिलता है, याद रखना। बाई आएगी इसके लिए तू जल्दी खा, तेरे को भूख लगी इसके लिए जल्दी मत खा, क्योंकि हमारे यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है बाइयों की। आया ना समझ में? सबकी किस्मत रिया की मम्मी जैसे नहीं होती, क्योंकि बाई नहीं है तो रिया धो लेगी करके, ठीक है ना। तो भाई अपने को ऐसा वैसा वाला काम नहीं है, तो अपने यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है। तो सर इसमें क्यों है? क्योंकि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसके लिए यहाँ पे सब ये डिज्नी वर्ल्ड है, कर लो जो इमेजिन करना है। ये टॉम एंड जेरी वाला, मुंह पे लगा तो शेप चेंज होगा, इंसान नहीं मरेगा। तो ये परफेक्ट मोबिलिटी है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। वाह, मजा आ जावे लाइफ में। ऐसा होता तो वो रईस मरता क्या बेचारा? शाहरुख खान, नाम क्या था उसका? रईस ही था ना? नहीं, क्या नाम था? हाँ, तो मरता थोड़ी। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आया ना, तुम गोला बारूद बेचो साले को, क्या है प्रॉफिट लगता? सुल्तान मिर्जा बनो साले को, तुम बेचो। कौन है? कोई नहीं है, फ्रूट का नाम है, पिक्चर देखते नहीं साले, जीवन तुम्हारा श्राप, तुमको सनम रे देखो सालो तुम, और कुछ मत देखो। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सर गवर्नमेंट बीच में आपके आएगी नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा जो बिजनेस करना है वो बिजनेस कर सकते हो। आइडियली पॉसिबल है क्या? तो सर व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? 8 पॉइंट। सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीसरा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। चौथा, सिंगल प्राइस। फिफ्थ, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। सिक्स, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सेवन, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड लास्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। 15 सेकंड का टाइम है, लर्न करके दो फटाफट। हर्ष, ध्रुव, मोनिका, फटाफट लर्न करके दो मेरे को। डन, चलो आगे चलो। ओह माय गॉड, और बीच में जानबूझ के घुस रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो ना, तो बोलो ना। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आधे लोग तो ना वो जैसे नेशनल एंथम में सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं ना, बस वो कर रहे हैं सिर्फ चोट्टो। चलो, कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो बस उसी चैप्टर का कर रहे हो। 4 क्वेश्चन एक चैप्टर के कर दिए ना, 1 सेकंड गैप लेके खुद से कोई एक क्वेश्चन सोचने का, उसमें रिवाइज करने का पहले वाले चैप्टर का, और फिर वापस इसमें लिंक करने का। वरना एक चैप्टर के मूड में हो, एक ही चैप्टर के मूड में आ जाओगे।
हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं किया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि प्राइस तो सिंगल प्राइस है। अगर बाकी कोई चीज में अगर नॉर्मल मार्केट रहे तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भाई साहब जो प्राइस पर सबसे ज्यादा बायर्स है वो प्राइस फाइनल। अरे जैसे बिडिंग होती है कि भाई मेरे को अगर ये पेन बेचना है, सेल मी दिस पेन, ठीक है, ये मेरे को 100 रुपीज देने को रेडी है, ये 100 देने को रेडी है, 200 देने को रेडी है, 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300, जो मैक्सिमम एक पेन नहीं बेचना, मेरे को लॉट बेचना है, तो जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स है वो मैं उसका प्राइस फिक्स कर दूंगा। फिर मेरा 10 वाला भी छूटे तो चलेगा, मतलब 100 वाला छूटे तो भी चलेगा और 300 वाला छूटे तो भी चलेगा, क्योंकि 200 में मेरे पास उतनी क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो रही है ना। परफेक्ट कॉम्बिनेशन में एक प्राइस होती है, अलग अलग प्राइस होती है। तो सिंगल प्राइस पे मेरे को प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, जहां पे आपका डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा। मतलब जिस प्राइस पर जितने लोग जितनी क्वांटिटी आपको डिमांड कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी अगर आप उनको दे पाओ, वो प्राइस तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस फ्रीज हो जाएगा। The interaction of the demand and supply will determine the price of the commodity. This is known as equilibrium price. याद रखना क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, what do you mean by equilibrium price? तो the interaction between the demand and the supply will lead to equilibrium price. सर मेरी पहले प्राइस थी 100 की, उस पर लोगों ने डिमांड किया 50 क्वांटिटी, मैं उनको सप्लाई कर सकता हूं खाली 10, प्राइस फ्रीज कर पाऊंगा? सर मेरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सर मैंने जैसे ही प्राइस बढ़ाई तो बट ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या होती है, ड्रॉप। तो 50 से लोग 40 पे आ गए, तो अब मैं ज्यादा लोगों को दे पाऊंगा, तो मैं 20 क्वांटिटी दे पाया, बट अभी भी मेरी डिमांड ज्यादा है मेरे सप्लाई से, प्राइस फ्रीज नहीं हो सकता। सर मैंने और प्राइस बढ़ा दी तो और डिमांड ड्रॉप हो जाएगी, डिमांड ड्रॉप होगी तो सप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो सर डिमांड हो गई 30 की, मैं सप्लाई भी कर सकता हूं 30 का, यहां पे हो गया D इक्वल टू एस, ये हो गई मेरी प्राइस फ्रीज। सर मैं और एक बार ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो मैंने अपनी प्राइस कर दी 400 की, अब लोगों ने डिमांड और कम कर दी 20 की, तो मेरी सप्लाई और बढ़ गया 10 से 40। अब क्या करूं, स्टॉक बच जाएगा ना मेरे पास। तो मैंने 40 आइटम लाके रखी है, लोगों ने लिए 20 ही, 20 आइटम का स्टॉक घर पे पड़ जाएगा, जो प्रॉफिट कमाया वो स्टॉक में चला जाएगा मेरा। समझा कि मैंने क्या बोला, जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो स्टॉक में चला जाएगा। क्यों, एग्जांपल लो ना, केक का एग्जांपल लो ना, तुमने 20 केक बेचे, कितने बेचे, हाँ 20 केक बेचे, और सप्लाई करने के लिए तुम 40 केक रेडी थे, तो कितने बच गए तुम्हारे पास में, 20 केक अभी भी स्टॉक आउट हो गया। अब ये 20 केक को कोई मांग नहीं रहा है, 20 केक में तुमने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा, तो ये 20 केक घर में पड़े भी तो गए ना तुमको, इसमें तो पैसा लॉस भी तो हो गया ना तुम्हारा, तो तुमने प्रॉफिट कमाया क्या, लॉस ही किया ना। तो इससे अच्छा जितने केक बनाए उतने केक बेच दो, वो मेरा प्राइस। मेरे पास में 40 केक थे, 40 केक की डिमांड कितने रुपए पे आएगी, वो रुपए मेरा फ्रीज कर दो, खत्म। क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉक आउट कॉस्ट बेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर स्टॉक घर पे आ गया तो मैं इसको बेचूंगा किसको, क्योंकि डिमांड तो खत्म हो गई मेरी। आया क्या समझ में लॉजिकली क्या है ये, ठीक है। फिर आता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक ही था, खत्म हो गया। परफेक्ट कॉम्पिटिशन था कि वो एक आइडियल और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल वर्ल्ड में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होती है, जिसको बोलते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काटो कॉम्पिटिशन। सच्ची नहीं काटते कि ला ले पकड़ फाले को काट, इसमें कस्टमर्स को काटते हैं। हाँ नहीं रही, कोई चीज 10 रुपए की है, कोई चीज 12 रुपए की, कोई चीज 14 रुपए की, 2-2 रुपए पे प्रॉफिट मार्जिन खेलते साले। इसको बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। मोनोपोली, उसमें सबसे पहले मोनोपोली क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल, तो दुख मत मना, वैसा वाला सिंगल नहीं, सिंगल। और पोली मीन्स सेलर, मोनोपोली सिंगल सेलर, करेक्ट। मोनोपोली इज द मार्केट वेयर देयर इज ओनली सिंगल सेलर हु कंट्रोल्स द एंटायर supply for the product which has no close substitute. What do you mean by close substitute? चाय कॉफी, it's a close substitute. ओप्पो वीवो, अरे ओप्पो का फोन गिर गया तो क्या वीवो काम नहीं आएगा तुमको, it's a close substitute. अरे है कि नहीं है, हाँ, बराबर ना, ठीक है। अच्छा मोनोपोली अच्छी है खराब है, और अगर तुम धंधा करते हो तो छोटा सा कितने लालची सालो। एज पर कस्टमर मोनोपोली इज वेरी बैड, एंड एज पर द प्राइस मेकर इट इज वेरी गुड, क्योंकि आप इंडिविजुअल इंसान हो। जैसे रेलवेज में
मोनोपोली है इंडियन गवर्नमेंट की। तुम कितने भी अमीर हो, तुम्हारी रेलगाड़ी नहीं चल सकती। मोनो रेल, मेट्रो रेल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन रेलवेज की बात कर रहा हूं, वो हमेशा आईआरसीटीसी की है। तो यहाँ पे मोनोपोली थी। पहले एक टाइम पर मोनोपोली थी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर में, सिर्फ और सिर्फ भगवान से भी नहीं लगता लिमिटेड, बीएसएनएल। इसके अलावा क्योंकि वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। फिर बाद में जैसे जैसे लोगों को समझ में आया कि सच्ची फोन नहीं लगते, तब आया लिबरलाइजेशन 1992, स्कैम 1992 देखा होगा, हर्षद मेहता के टाइम से आया लिबरलाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अपने डोर ओपन कर दिए, तब से अपना इंडिया बूम होना शुरू हुआ। तब एफडीआई आनी शुरू हो गई। एफडीआई बोलो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो लिबरलाइजेशन, हम लिबरल रखते हैं, तुमको जो बिजनेस करना है करो, बट लेजी फेरी नहीं रहेगा। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो तब भी रहेगा, तुम कोई भी बिजनेस करोगे मतलब सच में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हो, ऐसा समझ में। तो सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट? सबसे पहले सिंगल सेलर, दूसरा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तीसरा बैरियर्स टू द एंट्री। अरे इसलिए तो है ना मोनोपोली, इसलिए तो है क्योंकि आप किसी को आने नहीं देते हो। गुरु मूवी देखिए, गुरु मूवी, गुरु, तो उसमें कोई भी नए इंसान को जल्दी से परमिशन नहीं मिलती थी धंधा करने की, क्योंकि उन्होंने अपना एक कार्टेल बनाया था। कार्टेल, द वर्ड इज कार्टेल, ग्रुप। हम ग्रुप मिलके ही बिजनेस करेंगे। जैसे हर्षद मेहता के इसमें बताया था कि सिटी बैंक का एक कार्टेल चलता था। सिटी बैंक और उसके कुछ ब्रोकर्स होते थे, सिर्फ वही लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते थे, किसी और को बिजनेस करने नहीं देते थे, ऐसा समझ में। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। प्राइस मेकर, ये प्राइस मेकर होते, क्योंकि अगर सिर्फ मेरा ही एक प्रोडक्ट बनेगा कि भाई ये एक प्रोडक्ट मेरे को बेचना है और इसके अलावा तुम्हारे पास में और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो बट ऑफ कोर्स मैं इसकी जो प्राइस रखूंगा तुमको उस पर खरीदना पड़ेगा। तुम मेरे पास से मुंह करके कब जाओगे? जब तुम्हारे पास में दूसरा ऑप्शन है। जब तुम्हारे पास में ऑप्शन ही नहीं है तो आओगे तो मेरे पास ही। जब ऑप्शन नहीं रहता है तो जो है उसमें एडजस्ट करना पड़ता है प्राइस प्रोडक्ट का। हाँ, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री, फर्म हो या इंडस्ट्री हो सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? 7 पॉइंट से फटाफट लर्न करके दो। दिख रहा है पीछे? क्या क्या? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब मैं चाहूँ अपने हिसाब से प्राइस रखूंगा। नहीं, तुम उसमें डिस्काउंट नहीं मांग सकते ना, उसमें भाव तोल नहीं कर सकते हो। प्राइस मेकर मैंने प्राइस इसके 60,000 रखी है, बट तुम कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि अरे 60,000 का कोई बेचता है क्या, मत ले। तेरे पास दूसरा ऑप्शन है तो वहां से ले ले, बट तेरे पास में ही नहीं। सर, हाँ सर, हाँ, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए आप, जैसे सपोज वर्ल्ड में सिर्फ अगर एप्पल के फोन होते और एप्पल का फोन 1 लाख रुपए का आता है, और तू अगर एप्पल के पास में जाती और बोलती कि मेरे को आपका फोन चाहिए लेकिन मेरे को प्राइस कम करके दो, तो वो मानेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं मैं तो 1 लाख में ही बेचूंगा। अब तू वापस भी नहीं आ सकती क्योंकि तेरे को पता है इसके अलावा मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर उसी टाइम पे तेरे पास ओप्पो कंपनी रहता तो तू ये बोल सकती कि भाई ठीक है ना, एप्पल नहीं तो मैं ओप्पो ले लूंगी, क्या ही फर्क पड़ना है मेरे तो, क्योंकि ये दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एक नहीं तो दूसरा है, बट यहां पे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास में। समझा? हाँ हाँ। जैसे चाय नहीं मिली, जैसे चाय के भाव बढ़ गए तो तू कॉफी पीना शुरू कर देगी, बिकॉज दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। हाँ। ऐसा सब्स्टिट्यूट मीन्स इजीली रिप्लेसेबल, इजीली रिप्लेसेबल। डन? पक्का? सोच के बोलना। खुशी? डन? अब मेरा वंशा, तेरी शादी होने के बाद में शर्माएगा कौन रे? तू है तेरी बीवी? मेरे को डाउट ही आता तेरे पे।
लटक ना थोड़ा, इतना रह जाएगा तो स्टेज पे तो 4 फीट का स्टेज बनाना पड़ेगा तेरे को पहले ऊपर, तब जाके तू दिखेगा। मैं क्या बोल रहा था वंशिका? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है? बस ना, नहीं नहीं नहीं, फीचर्स ऑफ ये वाला मोनोपोली, सिंगल सेलर। नो एंट्री बैरियर, एंट्री बैरियर, नो का क्या करूं? डिलीट कर दो। अच्छा डिलीट डिलीट डिलीट, हाँ। सोच मोनिका, आगे का कंटिन्यू कर। फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस मेकर। ध्रुव कंटिन्यू। ध्रुव सो गया क्या रे? हर्ष कंटिन्यू कर। Complete control over market supply. आगे। No distinction between firm and industry. ओके गायत्री, फीचर्स ऑफ सॉरी हाँ, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जब तक क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट सोच के रखना, तो एक्सेप्शंस ऑफ डीएमयू सोच के रखना। तो अजम्पशंस ऑफ डीएमयू सोच के रखना। तो बोलना हर्ष। नहीं हर्ष का हो गया तो सॉरी, गायत्री का था। बोल 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 जल्दी बोल, मेरी लोनावाला की ट्रेन निकल जाएगी, बोल जल्दी। अरे माँ कसम, बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया मेरे को बोले हुए। फेडेड, फेडेड है ना ये? ले अब तो गाना भी बज गया, अब तो बोल ले। नासिक ढोल बजाओ तेरे लिए अब मैं। बोल बोल बोल। और कुछ क्वेश्चन दू तेरे को दूसरा? 50 केबीसी चालू है क्या? फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। देखो और भी हेल्प करेगी, देखो। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो नहीं राइट, एंट्री बैरियर्स, एंट्री बैरियर, या तुम ऐसा लिखो कि बैरियर टू द न्यू एंट्रेंट्स तो भी चलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट दिया था शायद तेरे को, बोल। नेम प्लेस एनिमल थिंग, प्लेस में नासिक, लोनावला, भंडारदारा, शिरडी, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। हाँ फिर प्लेस वेरी लॉन्ग टाइम, सॉरी हाँ। और तीसरा कंपटीशन, चलो फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली कट है, बहुत गंदा कट किया मैंने, सुगला दिख रहा है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली कट है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली इट इज अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग ईदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और समवॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। सर इसमें फ्यू सेलर्स है, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है। एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। अब वोडाफोन तो नहीं लिख सकते इसको। इसके अलावा कोई कंपनी पता है जो एग्जिस्टिंग है? टोनो नोनो टाटा डोकोमो मत करना अभी उसको। कौन सा बोला? आइडिया तो बची नहीं, वो वीआई हो गया ना, वोडाफोन आइडिया हो गया। और कोई बच्ची, और कोई पता है? यूनिनॉर, हर्ट्ज, सेलवन, जो है वो बताना। और कोई है याद आता? फ्यू सेलर्स है सर। और किसी में से आवाज आती कि एयरटेल में मधुर आवाज आती है, तो ओहो हो क्या एयरटेल की आवाज आती, क्या माइंड ब्लोइंग। वीआई में खर खर आवाज आती सर। बीएसएनएल में तो सर आवाज ही नहीं आती क्योंकि फोन नहीं लगता।
तो ये थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो गया। जियो में सर फोकटे लोगों का होता है, ऐसा वो पहले जियो जियो ऐसा फ्री में बांट रहा था ना, तो आधे से ज्यादा लोग उसको वही गालियां मारते हैं आज दिन तक। अब जो भी जियो वाले वो ऐसे बैठेंगे ना, मेरे पास तो जियो है। किसी में भी तुमको ऐसा लगता है कि कुछ अलग मिल रहा है, प्लान्स अलग है, प्राइजेस अलग है, सबके रेट्स अलग है, सबकी इंटरनेट स्पीड अलग है, ये हो गया डिफरेंशिएशन कि इंटरनेट की स्पीड चेंज हो गई। अदरवाइज देन दैट उसका कुछ है क्या? हाँ, तुम्हारा ऐसा कुछ होगा सर, वो एयरटेल का लाल कलर में जो आता है ना, मस्त लगता बोले सिम कार्ड, ओ हो। जियो का ब्लू इतना अच्छा नहीं लगता सर। ऐसे हरकतें तुम्हारी होंगी तो अलग बात है, वैसा डिफरेंशिएशन इसमें काम नहीं आता है ना। तो सर ओलिगोपोली में सबसे पहले फ्यू सेलर्स है जो ऑफर करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट या समवॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या है? तुम्हारी इंटरनेट की स्पीड, सबकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन अदरवाइज देन दैट ऑलमोस्ट सबका सब कुछ सेम है। और ऑलमोस्ट प्लान्स भी आजकल सबके सेम ही आते हैं, ऑलमोस्ट, कुछ कुछ चेंज होंगे नो डाउट। अब जैसे जियो ने बीच में ये लाया था वर्क फ्रॉम होम प्लान्स इंटरनेट के, 5 रुपीज 1 GB, 5 रुपी 1 GB। अभी इतना सस्ता मेरे को नहीं लगता और कोई किसी का होगा। तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू योर प्राइस, अदरवाइज सब कुछ सेम है। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, सर सबसे पहले फ्यू सेलर्स है, दूसरा इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस मतलब फीचर्स के लिए, तीसरा एडवर्टाइजिंग, जितने कम लोग उतनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग करता है इंसान, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। ज्यादा कंपटीशन में क्या है ना, एक बार का तू फीचर अपना कम कर देता है, एडवर्टाइजिंग कम करता है, माउथ पब्लिसिटी ज्यादा करता है। अभी वो एयरटेल का चल रहा है ना, नो कंप्लेंट कैंपेन, क्यों कर रहा है इतना कैंपेन? तुम देखो ना, वोडाफोन की कितनी ऐड देखी तुमने, वो जूजू वाली टाइम की छोड़ दो, वो जूजू आता था बीच में, मस्त आता था, वो कुत्ता आता था पग वाला, वो बेचारा कुत्ते ने तो अपना नामकरण ही चेंज कर दिया, पग बोलते नहीं उसको, वोडाफोन ही बोलता सब उसको। अभी किसकी ऐड देखी? जियो की कितनी ऐड देखी तुमने? वो जियो दन दनादन सिर्फ आईपीएल में बजा, उसके अलावा जियो की कौन सी ऐड देखी तुमने? बीएसएनएल की तो छोड़, उसको तो इज्जत ही नहीं आती, खुद की भी तो ऐड ही नहीं करता, वो जाने दे। टाटा डोकोमो की एक बार आता था, टोनो टो टो वो म्यूजिक बजती थी, वो देखो ऐसे नाच रहे थे। तो एयरटेल वाला देख कितनी एडवर्टाइजिंग करता है, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। वो आती है ना बॉयकट वाली, वो गायत्री जैसी दिखती हो, अरे आती कि नहीं आती ऐड? हाँ, तो वो क्या है कि यहाँ पे आपके एडवर्टाइजिंग में आप ज्यादा एक्सपेंस आउट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सॉरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। उसके बाद में एंट्री बैरियर्स, सर एंट्री बैरियर इसलिए तो कम लोग हैं, इसका लाइसेंस लेना है अगर तुमको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, अगर तुमको अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लेनी है तो तुमको उसके लिए अपना एक स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, ये तुमको स्पेक्ट्रम्स खरीदने पड़ते हैं, विच इज नॉट इजीली अवेलेबल टू यू। ट्राई जो होता है, ट्राई TRAI, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इतना इजीली तुमको देती नहीं है। तो सर जियो को कैसे दिया? जियो बहुत शाना है। जियो जो है वो एक्चुअली ADAG का है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का है, दो भाई है ना, अनिल और मुकेश, तो अनिल और मुकेश का है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हमेशा से अनिल अंबानी को मिला था आफ्टर धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने अपनी एस्टेट का 50-50% किया था, बेसिकली उसने नहीं किया था, उसकी बाइडी ने किया था, कोकिलाबेन, अरे हाँ कोकिलाबेन ने किया था। सारी टॉप की रनिंग कंपनीज अनिल अंबानी को मिली थी और सारी सेकंड वाली कंपनीज मुकेश को मिली थी, बिकॉज हमेशा से अनिल अंबानी थोड़ा डीम रहा है एज पर मुकेश। तो कोकी ने ऐसा सोचा कि क्यों ना अच्छी वाली कंपनीज इसको दे दी जाए ताकि ये अपना कर लेगा, मुखिया तो अपना कैसे भी कर ही लेगा काम। तो इनके बीच में नॉन कंपिटेंट एग्रीमेंट बना था, किसके बीच में? अनी और मुक्की के बीच में, कि जब तक मैं ये बिजनेस में हूं टेलीकम्युनिकेशन वाले, तब तक तू टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस चालू नहीं करेगा। और इसका टाइम था 10 साल का। जैसे ही 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ अनिल अंबानी का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, मुकेश अंबानी तो टिपा हुआ था, अनिल अंबानी से कुछ जमा ही नहीं। पहले पता है ना, इसका रिलायंस के CDMA फोन्स आते थे, दिखे क्या तुमको? जियो के पहले रिलायंस का तुमने नाम सुना था क्या टेलीकम्युनिकेशन में? पहले रिलायंस के पेट्रोल पंप थे, अभी देखे क्या रिलायंस का पेट्रोल पंप? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अनिल धीरूभाई अंबानी इज बैंकरप्ट नाउ, वो बैंकरप्ट हो चुका है, तो तुमने पढ़ा ही होगा। तो बेसिकली इसने क्या किया
अब अगर ये ट्राई के पास जाएगा और टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस मांगेगा तो ट्राई क्या बोलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहां पे है आपका एंट्री बैरियर। सर एंट्री बैरियर क्यों है? क्योंकि वो क्या करती है ट्राई, कि जब भी कोई टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम लेता है तो आपको सारी वायर्स डलवानी पड़ती है। तेरे को भले टावर से आता है, लेकिन टावर तक तो वायर जाएगा ना भाई साहब, सैटेलाइट से थोड़ी चल रहा है तेरा हर काम। तो तूने जियो आया तब देखा क्या रास्ते खुदे हुए कोई कि वो वायर डाल रहे? समुद्र के अंदर से वायर गए हुए पूरे, समुद्र के अंदर से वायर गए हुए पूरे, तुमने देखा क्या काम चल रहा है? तो सर लाया कैसे? बेसिकली इसने अपने 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जियो ने। कितने? 2.5 लाख करोड़। कैलकुलेटर पे मत करना, कैलकुलेटर शर्मा जाएगा, 12 डिजिट का ही होता है कैलकुलेटर। 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और रिलायंस का जो पुराना स्पेक्ट्रम था उसको खरीद लिया। और रिलायंस का पहले का जो स्पेक्ट्रम था ना, वो बहुत शातिर था, मतलब वो बहुत फ्यूचरिस्टिक था। उसने पहले से फाइबर ऑप्टिक केबल डाले थे, और फाइबर ऑप्टिक केबल की सबसे ज्यादा स्पीड होती है। उस जमाने में उसने फाइबर ऑप्टिक केबल डाला था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसने एक स्कीम लाया था कि हमको 10,000 रुपए दो और रिलायंस की एजेंसी ले लो। 10,000 रुपए इज नॉन रिफंडेबल, सॉरी इज रिफंडेबल अमाउंट। टोटल लोगों ने, टोटल आई गेस 70 करोड़ लोगों ने उसकी एजेंसी लिया था उस टाइम पर। इंडिया में 70 CR लोगों ने 10,000 रुपए देके उसकी एजेंसी खरीदी। अब एक बात समझना, 70 करोड़ इंटू 10,000 रुपए, ये उनको रिफंड करना है अपने से 10-15 साल बाद। एक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो इशू करेगा शेयर्स, उसके लिए उसको बुलाना है AGM, या करेगा डिबेंचर्स जिसके लिए उसको पे करना है इंटरेस्ट। ये फ्री का पैसा नहीं मिला क्या उसको? इस पैसे को उसने मार्केट में इन्वेस्ट करके 6 साल के अंदर ट्रिपल कर दिया, और इसको पैसा देना था 10 साल के बाद। तो बेसिकली उनका पैसा लेके उनके पैसे का ट्रिपल पैसा करके उनका पैसा वापस करने की इच्छा रखी, बट वो भी किया नहीं, क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट हो गई। कंपनी बैंकरप्ट होगी तो लोगों ने अपने पैसे भी नहीं मांगे, और 10 साल बाद में 10,000 की वैल्यू भी नहीं बचती है। आज अगर मैं कोई 10,000 इन्वेस्ट करूं तो आज से 10 साल बाद में उसकी कितनी वैल्यू रहेगी वो 10,000 की? तो लोगों ने दिमाग भी लगाना छोड़ दिया उसके ऊपर, तो वो पैसा भी पच्चम। उसने ये स्पेक्ट्रम यूज करके अपना टेलीकम्युनिकेशन लिया और 2.5 लाख करोड़ रुपए में लगा दिया। तो जो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल को ये एम्पायर खड़ा करने के लिए पूरे 30 साल लगे, इस भाई साहब को 30 दिन लगे। इसलिए तो फोकट में बांटा ना, फोकट में बांट के तुमको आदत लगाई, तुमको आदत लगाई फोकट की, तुमने लिया, तुमने माउथ पब्लिसिटी किया, तुमने 10 लोगों को और चेन बांधी कि मैंने लिया, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। उसका वाइड एरिया नेटवर्क बढ़ गया। उसने बोला ट्राई को देख, तेरे को बिजनेस मैं लाके दूंगा, मेरे को फ्री में और परमिशन दे। उसने और फ्री में परमिशन दिया, खरीद डाला ट्राई। लॉजिक समझा? अब तुमको खुद के चालू करना है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, पार्थ टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। कहा जाएगा पार्थ? ऐसे छन छन करेगा तो 2.5 लाख रुपए नहीं निकले उसके। 2.5 लाख करोड़ कहां से निकालेगा भाई साहब? यहां पे बहुत एंट्री बैरियर्स है। अरे छन छन मतलब पायल थोड़ी है उसके पैर में। चलो फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सारी चीजें यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, बैरियर्स मतलब रुकावट। वो आता है ना ऐसे रास्ते पे जाते पीले पीले बैरियर रहते खड़े, डाइवर्जन, बैरियर्स, रुकावट के लिए खेद है। बैरियर्स मींस स्टॉपेज, तो एंट्री स्टॉपेज, जनरली सारे लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सारी चीजें सेम नहीं होगी, सब चीज में अलग अलग रहेगा, स्पीड का डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं। और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी किस चीज की है? जाओ तुम्हारी बुक में अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या है लिखो, देख लो। बोल 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 पंचिका, पढ़, अनसर्टेनिटी क्या है? राइवल्स में जॉइन हैंड्स, राइवल्स में जॉइन हैंड्स, राइवल्स में जॉइन हैंड्स, देख ले किया हाथ जॉइन। वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी, अब वोडाफोन आइडिया एक हो गई। अब जितना बड़ा राइवल्स आपके एक साथ जुड़ेंगे उतने ही लोग आने के लिए डरेंगे। अनसर्टेनिटी ये वाले बिजनेस में एकदम, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी दुश्मन दुश्मन दोस्त बन जाता है। आया समझ में? तो इसलिए तो जियो के टाइम पे ये सब हो रहा था ना, वोडाफोन अलग गिर रहा था, आइडिया अलग गिर रहा था, उस दोनों ने अपने आप को ज्वाइन कर लिया। अब बोले अब कम से कम 2 जन साथ में खड़े रहेंगे, इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट, 1 और 1 11,
जैसे मेरी कंपनी 10 करोड़ कमा रही थी, पार्थ की कंपनी 5 करोड़ कमा रही थी, हम दोनों ने मिल गए तो हमने कितना कमाना चाहिए? हम कमाते 18 करोड़, क्योंकि हम दोनों के मैनेजमेंट आ गए ना, तो हम ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। तो आइडियली हमने कमाना था 15 करोड़, लेकिन हमने कमाया कितना? 18 करोड़। कितना एक्स्ट्रा कमाया? दिस इज सिनर्जिक इफेक्ट। दिस इज सिनर्जिक इफेक्ट। एक इंसान 10 करोड़ ही कमा सकता है मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करके, दूसरा इंसान 5 करोड़ ही कमा रहा था अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करके, लेकिन जब दोनों ज्वाइन हो गए तो हमारा काम आधा हो गया, तो हमारी एफिशिएंसी डबल हो गई। तो ये हो गया सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जी। SYNERGY, सिनर्जी। आई बात समझ में? चलो, हाँ ऐसा भी है, नहीं पता, नो, इसकी आइडिया नहीं मेरे को। कर रहा होगा भगवान जाने, क्योंकि एनीवेज BSNL इज नाउ सेमी प्राइवेट कंपनी। 51% उसका गवर्नमेंट है, 49% उसका प्राइवेट है। अब वो गवर्नमेंट कंपनी से बची भी नहीं, 1% भी उसने ले लिया तो उसकी खुद की बन जाएगी वो कंपनी। ले सकता है, जियो कुछ भी कर सकता है। जियो ने फ्यूचर बाजार को खरीद डाला, तो जियो ने पता क्या किया चोट्टे ने? जियो ने फ्यूचर बाजार को खरीदा, बिग बाजार, किशोर बियानी, और उसके ऊपर केस कर दिया, और उसके ऊपर केस किया कि तूने इतना इतना 2-3 साल पहले गलत गलत काम किया, और उसको फ्यूचर बाजार के CEO से निकाल दिया। अब वो चाह के भी फ्यूचर बाजार को एक्सपांड नहीं कर पाएगा कभी, और वैसा कॉम्पिटिटिव बिजनेस शुरू नहीं कर पाएगा। मोनोपोली। चलो लर्न करके दो फटफट। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फास्ट। देखो खरीदना है रिलायंस, डन डन। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली, सॉरी। Single seller, price maker, price discrimination, control over supply. ओके हर्ष, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। Large number of buyer and seller. Homogeneous product. Absence of transport cost. No government intervention. मोनिका, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। मोनिका, सो गई क्या? म्यूट पर है तू। Interdependence, entry barriers, uncertainty, ध्रुव हेल्प कर आगे का। म्यूट पर है ध्रुव, तू जो बोलते ही नहीं ध्रुव कुछ। गायत्री हेल्प कर। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फ्यू सेलर्स, एंट्री बैरियर्स। ठीक है चलो। advertising, एडवर्टाइजिंग, करेक्ट। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई गेस ये लास्ट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन दिस देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्टिंग टुगेदर। परफेक्ट कंपटीशन जो अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, मोनोपोली इन दोनों को मिक्स करके बनता है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है। Monopolistic competition refers to the competition among large number of sellers producing close but not perfect substitutes. Close substitute है, perfect substitute नहीं है। मतलब आप ऑल टुगेदर इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये नहीं तो किसी और से काम चला सकते हो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। 100% आप क्लोज सब्सटीट्यूट्स को नहीं कर सकते हो। जैसे एक हीरो की साइकिल और एक और कौन सी कंपनी की साइकिल आती है भाई, हरक्यूलस की साइकिल विदाउट गियर वाली, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? सेम है। ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो गए। हीरो की नहीं मिली, ये उठा लेंगे। प्लेजर और एक्टिवा, तुमको अगर बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाओ तुम
कि भाई ये इतना सीसी का इंजन है, इसका इतना सीसी का इंजन है, इसका इतना किलो वजन है, इसका इतना माइलेज, ऐसा मत जाओ। चलाने की भाषा में बात करो। अगर तुमको कोई गाड़ी खरीदनी है कि भाई तुम्हारी ट्यूशन या तुम्हारा जो भी कोचिंग सेंटर है वो तुम्हारे घर से 4-5 किलोमीटर दूर है और तुमको कोई गाड़ी खरीदनी है, अज्यूमिंग कि बजट इज नॉट इशू फॉर यू, और दोनों चीज में, दोनों गाड़ियों में 3-4 हजार का फर्क है। आई गेस आप 70,000 की कोई गाड़ी खरीदा तो 2,000 के लिए इतना मरमर तो नहीं करेगा। जिसकी औकात 70,000 की वो 2,000 के लिए मरमर ही नहीं करेगा। रैशनल कस्टमर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्टिवा नहीं मिली, एक्सेस चलेगी, एक्सेस नहीं मिली, प्लेजर चलेगी, उसमें पैसा कम भी हो जाएगा, बच जाएगा। आई गेस प्लेजर सस्ती आती होगी एक्टिवा एक्सेस से, ऐसे मेरे को लगता है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि उसकी बॉडी ये है, फाइबर बॉडी है इसके लिए, इन सबकी मेटल बॉडी आती है। तो दीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, नॉट परफेक्ट बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बहुत हाई फंडू काम नहीं है। एग्जाम्पल एप्पल फोन्स एंड एंड्रॉइड फोन्स, सब्स्टिट्यूट तो है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरे लिए अगर बात करूं तो मैं एंड्रॉइड फोन्स नहीं ले सकता हूं रादर देन एप्पल। क्यों? क्योंकि मेरे पास में जैसे आईपैड है, तो अब होता क्या है कि एप्पल टू एप्पल की सर्विसेज ज्यादा है। जैसे एयर ड्रॉप अगर कोई यूज करता होगा तो, कि भाई 2 GB की भी फाइल है तो 10 सेकंड में ट्रांसफर हो जाती है। अब मुझे मेरा वीडियो एडिटिंग का काम होता है, तो वीडियो एडिटिंग में अगर 2 GB की फाइल में कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने जाऊं और उसको वो 10-15 मिनट लगावे, आधा घंटा लगावे, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो अब वो क्या होता है कि आईफोन टू एप्पल, आई मीन आईफोन टू आईपैड, वो हार्डली कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ट्रांसफर कर देता है। ये चीज अगर मैं एंड्रॉइड लूं तो पॉसिबल है क्या? यहां मैं अटक गया। तो आइडियली अगर क्या मेरे पास में आईफोन नहीं रहता है तो क्या मैं एंड्रॉइड पे मेरा काम नहीं चलेगा क्या? सर चलेगा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बट 100% सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। आईफोन 11 और आईफोन 12 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, क्योंकि वन एंड द सेम, एक ही एनवायरमेंट के दोनों मॉडल्स है। आई क्या बात समझ में? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबसे पहले तो आपके लार्ज सेलर्स रहेंगे। फोन की कितनी कंपनीज है सोचो ना। तुमने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की मेरे को 5 कंपनी ढंग से बताई, वो भी सोच सोच के। मेरे को एग्जिस्टिंग कंपनीज कौन कौन सी है बताना। मोबाइल फोन्स में एप्पल है, सैमसंग है, नोकिया भी है, फोन्स तो अभी भी मिल रहे हैं ना तुमको, मोटोरोला, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रेडमी, मैक्स, स्पाइस नहीं सॉरी, लेनोवो, पोको करेक्ट, हुआई, रियलमी, शाओमी, कितनी है? और तो कितनी भी होगी, लोकल ब्रांड्स तो अपने को पता भी नहीं होंगे, और कितनी होंगे वो 800-900 वाले भी फोन आता है। मैंने एक स्टाफ के लिए लेने गया था फोन, 800 रुपए का फोन, मतलब है 800 का भी आता है, और साला व्हाट्सएप भी इंस्टॉल होता है उसके अंदर। मतलब इज्जत ही नहीं है इनको, 800 रुपए के फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है, और उसके देखो आईफोन में हैंग होता है, बेशरम। आई बात समझ में? तो इसमें क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, और सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है, बट 100% क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं रहेंगे। सर इसके फीचर्स क्या है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जितने सेलर्स है उतने बायर्स भी तो है, कुछ नहीं तो हर 1.5 साल में तुमको नया फोन होना। तुम मतलब अपन, मैं भी उसमें हूं, तो अपन चेंज करते रहते, तो जितने सेलर ज्यादा उतने बायर भी ज्यादा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हर प्रोडक्ट अपने आप से अलग है। मूनलाइट सेल्फी कैमरा, जुपिटर सेल्फी कैमरा, मार्स सेल्फी कैमरा, प्लूटो सेल्फी कैमरा, सामने वाला 108 मेगापिक्सल, पीछे वाला 500 मेगापिक्सल, 2000 मेगापिक्सल। क्या है भाई, डीएसएलआर बंद कर दो तुम, फोन मत बोलो, तुम ये बोलो कैमरा खरीद रहे हो, फोन फ्री में आ रहा है। पहले फोन लेते थे कैमरा फ्री आता था, कुछ नहीं तो वो ऐसा कैमरा ऊपर चढ़ता है, कैमरा टिल्ट होता है, भगवान जाने क्या क्या होता है। वो अब तो वो वाले आएगा फोन, सैमसंग वाले, सैमसंग या लेनोवो, एलजी में भी है, लेनोवो में भी है, बहुत में। तो ये सारे फोन्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अच्छा अब कुछ नहीं ना, तो भाई साहब तुमको बताया था कि मैंने एप्पल का पेटेंट का, एप्पल ने पेटेंट रजिस्टर किया अपने नाम पे, मालूम नहीं तुमको? एप्पल ने अपने नाम पे एक पेटेंट रजिस्टर किया। कुछ सालों में, कब तक आएगा पता नहीं, लेकिन कुछ सालों में एप्पल एक ऐसा फोन लेके आ रहा है कि अगर तुम्हारा फोन ऐसा गिर जाए, मैं गिरा के नहीं बताने वाला हूं, अगर तुम्हारा, मेरा वो फोन नहीं है ना, वो वाला लूंगा तब बताऊंगा गिरा के। अगर वो फोन गिर जाए और तुम्हारी स्क्रीन क्रैक हो जाए, तो वो सेल्फ हील कर लेगा अपने आप को। पेटेंट रजिस्टर किया, गूगल पे पढ़ लेना, एप्पल पेटेंट ऑफ सेल्फ हीलिंग फोन्स, इतना डाल देना। सर कैसा करेगा सेल्फ हीलिंग फोन? उसने दिमाग देख कितना लगाया। उसने स्क्रीन है ना लिक्विड की बनाई है, स्क्रीन लिक्विड की बनाई है, तो जैसी क्रैक आ जाएगा तेरे इसमें और तू जैसी चार्जिंग पे लगाएगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी ना, तो वो जो क्रैक्स है ना वो उसको भर देगा। क्रैक क्रीम जैसा, एरिया में दरार है वैसे स्क्रीन में दरार है।
दिमाग देख रहे हो? वो लेगा एक प्लॉट जितना प्राइस लेगा उसका 10 लाख रुपए लेगा उसका। ये छपरी फोनों के 1 लाख रुपए लेता है वो भाई साहब। तो वो मिनी का 80,000 रुपए, मतलब मिनी का 80,000, इतनी बड़ी गाड़ी आ जाती मिनी के भाव में। तो इसमें ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएशन मिलेंगे। फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, भाई साहब आपको कंपनी खोलना है मोबाइल फोन्स की, आप बिंदास खोल सकते हो, कोई बहुत बड़ी उसमें एंट्री नहीं है और बहुत बड़े कोई एग्जिट नहीं है। देन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर इजीली अवेलेबल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, जैसे B1 कंपनीज, B3 कंपनी, क्या नाम है B3 कंपनी, पता है तुमको? B3 लिमिटेड, तुमको पता है? ओप्पो कंपनी पता है, वीवो कंपनी पता है, वन प्लस कंपनी पता है, ये तीनों एक ही कंपनी है। ओप्पो की इज्जत अलग रखोगे, वीवो की इज्जत अलग रखोगे, वन प्लस की इज्जत अलग रखोगे, तो भाई साहब वो एक ही कंपनी है, एक ही। जैसे सिल्क और उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स, कंपनी तो एक ही है ना, कैडबरी। तुम भाबड़े मांगते कैडबरी हो, कैडबरी कंपनी का नाम है, उसके प्रोडक्ट्स अलग अलग है। तो ओप्पो, वीवो, वन प्लस कंपनी एक ही है। तो ये इसमें कैसा होता है कि ये कंपनीज के हिसाब से सेल आउट होती है कि B3 टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसमें अलग 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 कंपनीज। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ कंपनीज, याद रहेगा ये चीज। तो टोटल इसमें 7 चीजें हैं, लर्न करके दो फटाफट। सर कंसेप्ट ऑफ ग्रुप का मीनिंग मेरे को नहीं समझ में आया। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप का मतलब ऐसा होता है कि इसमें एक ग्रुप में काम होता है, एक सिंगल इंसान काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी है, इंडिविजुअल वो अपने आप को खड़ी कर रही है, उसके पीछे अलग अलग जैसे एक फोन बनाना है तो सिर्फ एक कंपनी नहीं होती है, एक स्क्रीन के लिए वो अलग से कंपनी जनरेट करता है, कैमरे की एक अलग से कंपनी होती है। जैसे तू कोई भी फोन लेगी तो उसके पीछे लिखा रहेगा मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, रीअसेंबल्ड इन यूएसए, कैलिफोर्निया, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि वो ग्रुप कंपनीज होती है, अलग अलग कंपनी से अलग अलग पार्ट्स बुलाए जाते हैं और एक जगह पे जाके उसको असेंबल किया जाता है, तब जाके एक फोन बनता है। कार की कंपनीज में हर प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनीज से बन के आते हैं। जैसे टाटा मोटर्स में से कुछ चीजें आएगी, टाटा TCS, वहां से उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन होके आएगा। ऐसी अलग अलग कंपनीज का मर्ज होके एक कार बनती है। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली कंपनीज होती है, ये ग्रुप कंपनीज मिलकर काम करती है, ना कि एक इंडिविजुअल कंपनी काम करती है। ओके हुआ पक्का? चलो आगे। ए गधड़ो, चैप्टर नंबर 10 क्या हो गया? 2 मिनट का ब्रेक दूं? अरे 3 पेज का चैप्टर है, खत्म हो जाएगा, आखिरी चैप्टर है ये। अरे आज का आखिरी चैप्टर है। हैं? क्या बहुत है ये देख। अरे वो तू वो वाला बोल रही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला, वो नहीं बोल रहा मैं। देखना क्या है इसमें, 6 पेज तो है इसमें, 6 ही क्वेश्चन तो है इसमें, 3 पेज का चैप्टर है वो। हाँ अच्छा ठीक है, ये चैप्टर हार्डली अपना 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ठीक है 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लो। कौन सा कट है? पूरा? बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर हाँ सर कंटिन्यू करो ना, बिकॉज ना मेरा कॉलेज है। नहीं ये लोग नहीं बैठेंगे, 5 मिनट का ब्रेक तो दूंगा, देना पड़ेगा मेरे को। ओके हाँ नहीं चाहिए ब्रेक, नहीं चाहिए होना ना। हाँ 5 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो चलो चैप्टर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 3 टाइप, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। सर यूएसए से इंडिया में लाया,
इंपोर्ट। सर इंडिया से यूएसए भेजा, सर यूएसए से इंडिया में लाया, इंडिया से चाइना में भेजा, इंटरपोर्ट। ऐसे समझ में? तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सर फॉरेन ट्रेड इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है? तो सर सबसे पहले टॉप अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सर ये फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करता है। सर एक्सपोर्ट करने से, इंपोर्ट करने से क्या फायदा क्या नुकसान? इंपोर्ट अच्छा या बुरा? बुरा। एक्सपोर्ट अच्छा या बुरा? क्यों? सर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो इंडिया में डॉलर आएगा। हाँ तो डॉलर से क्या हो गया? सर मैंने वर्ल्ड बैंक से, मैंने मतलब इंडिया ने जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, वो लोन लिया था डॉलर में। अब जब उसको रीपे करूंगा तो पे किस में करना है? डॉलर में। अगर मेरे पास में डॉलर नहीं है तो मैं किसी और कंट्री से डॉलर खरीदूंगा जिसमें मेरे एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे और मेरे को लॉस में उस लोन को रीपे करना है। उसके जगह अगर मेरे पास में ऑलरेडी डॉलर पड़ा है तो मैं सीधा सीधा वर्ल्ड बैंक को वही डॉलर रीपे कर सकता हूं। तो एक्सपोर्ट करूंगा तो डॉलर आएगा और इंपोर्ट करूंगा तो डॉलर जाएगा। तो सर अगर मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, तो अच्छी बात, सरप्लस। और सर मेरा अगर इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, डेफिसिट। आई बात समझ में? इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। सर जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करोगे उतना ज्यादा फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगी। अभी इलॉन भाई आ गए ना अपने, इलॉन मस्क, टेस्ला। सर हमारे पास में, हम फॉरेन एक्सचेंज में इजीली डील करते हैं, हमको फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए परमिशन है, इसीलिए तो फॉरेन की कंपनीज हमारे साथ में जुड़ रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना आएगा उतनी अमीरी आएगी, उतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे, उतना बिजनेस जनरेट होगा, उतना जितना अच्छा जनरेट होगा उतना हम एक्सपोर्ट करेंगे। प्लस ऐसी कंपनीज अगर इंडिया में रही तो इंडिया के लोग फॉरेन में जाके सेटल क्यों होंगे? इंडिया के एम्प्लॉयज फॉरेन में जाके जॉब क्यों लेंगे? जब वही कंपनी इंडिया में हमको मिल रही है तो हम यहीं पे काम करेंगे ना भाई। ठीक है। थर्ड, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। जितने ज्यादा फॉरेन के स्किल्ड लेबर्स हमारे पास में आएंगे उतना हम भी स्किल सीखेंगे, और जितना हम स्किल सीखेंगे उतना हमको फायदा है। चौथा, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब सर अभी तक ऐसा हो रहा था कि हमारे पास में सप्लाई था 500 यूनिट्स का, लोकल मार्केट कंज्यूम करता है खाली 300 यूनिट्स, 200 यूनिट्स हमारे पास में बच गए थे। अब हमारे पास में फॉरेन ट्रेड के जरिए हम 200 यूनिट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको हमने मैक्सिमम यूटिलाइज कर दिया। देन स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। सर अगर ये 200 का मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाता, मेरा माल वेस्ट हो जाता, तो अगली बार मैं अपना प्राइस बढ़ा देता, बट मेरा कोई माल वेस्ट नहीं हो रहा है तो मेरी प्राइस में स्टेबल रखूंगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। जितने ज्यादा आपके पास में चॉइसेस रहेगी उतना कस्टमर का फायदा होगा। आई बात ध्यान में? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से क्या होता है? आपके पास में चॉइसेस बढ़ जाती है। देन ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल। एक्सपोर्ट क्वालिटी। अरे वो ऐसे सेफ वेब खरीदो, उसके स्टिकर चिपकाया हुआ होता है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो स्टिकर निकाल के खाने का। उस दिन तू खा गई थी वैसे ही, भेड़ बकरी है क्या तू? हाँ, तो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा रहता है। तुम कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हो जो एक्सपोर्ट होता है? इंपोर्टेड प्रोडक्ट लाया बोले हमने, इंपोर्टेड प्रोडक्ट। गधेड़े, वो इधर से आया हुआ है चंद्रपुर से, काय का इंपोर्टेड प्रोडक्ट, नाम लिखा हुआ रहता है वो सिर्फ। समझ में आया? तो तुम्हारा क्या होता है उसमें? गुडविल उस चीज का बढ़ जाता है। दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट से उसका रेपुटेशन बढ़ जाता है और गुडविल बढ़ जाती है। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड फटाफट। आई नो तुम्हारे अंदर अब ताकत नहीं बची है, लेकिन 10 मिनट रखो। अच्छा मैंने सुबह से शाम वाली बैच नहीं लिया तुम्हारी, लेट ही जाता है ऐसा आड़ा है। हाँ वही ना, है। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ो। कॉमर्स किसने बोला लेने के लिए? किया ना पाप, अब भुगतो। चलो लर्न करो फटफट।
टू अर्न, हाँ सॉरी, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, वो टॉप अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए था, नहीं तो टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। मार दे, भछड़ दे उसको दीवार में, भछड़ दे। चलो आगे, सेकंड क्वेश्चन आएगा। नहीं रुको, अच्छा तुम घर जाके सिर्फ इतना ही करो, पूरे दिन में सिर्फ ये इतना ही करो, मेरे को चलेगा, लेकिन इतना तो भी ढंग से करो। अपन पूरा आज अपने 4 चैप्टर खत्म हो गए, 10 में से 4 खत्म हो गए, कल 3 और खत्म हो जाएंगे, 3 मतलब 2 खत्म हो जाएंगे, डिमांड में 2 है ना, डिमांड और सप्लाई वो एज टुगेदर एक कंपार्टमेंट खत्म कर देंगे, कल तक अपना 60% खत्म हो जाएगा। हाँ अरे आराम से हो जाएगा। अरे ग्राफ है ना, तो मेरे ग्राफ पे भरोसा रख, मैं तेरे को इजीली सिखाऊंगा वो ग्राफ। अरे तेरे को आने की जरूरत ही नहीं, मैं तेरे को बोलूंगा तो ऐसा बोलेगी कि पूरे इंडिया को मैं ग्राफ पढ़ाती, अब तू टेंशन मत ले। नहीं हुआ तो तू सिखाएगी, मैं बोल रहा हूं तेरे को सिखाएगी। मैंने ये बोला कि तू सिखाएगी, ये थोड़ी बोला सामने वाले को समझेगा करके। हुआ, चलो आगे। चलो फिर कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सर इंडिया के फॉरेन ट्रेड ने क्या आपको मदद की है, इसकी मैं प्रिंट आउट आज भी रह गई, अभी वैसे भी 4-5 क्वेश्चन तुमको अभी दूंगा क्लास में करने के लिए, तब तक मैं तुमको प्रिंट आउट दे दूंगा, तुमको तुम्हारी। सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं, अरे बात तो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, आज नहीं दूंगा, बस अब तो सुनते। हाँ तो जब भी मैं इसकी नोट्स दूंगा, मतलब कल जब इसकी नोट्स दूंगा ना, तो इसके आगे क्या करना है, अब देखो तुम्हारे बुक में जैसे इंक्रीज शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम के आगे परसेंटेज दिया है कि पहले इतना परसेंटेज था, इससे बढ़ के वो इतना परसेंटेज उसने जंप कर दिया। ये एरो करके बस उत्तर तुमको लिख देना है कि 20% से लेके 38% हो गया। समझ में आ रहा, मतलब रिवीजन करते टाइम ये परसेंटेज तुमको हाथों यहीं पे दिख जाए। तो सर इसने क्या हेल्प किया है, सर इसने ना आपका जीएनआई बढ़ा दिया, इसने ना वॉल्यूम और वैल्यू बढ़ा दी ट्रेड की। सर इसने ना कंपोजिशन चेंज कर दिया एक्सपोर्ट का, इसने कंपोजिशन चेंज कर दिया इंपोर्ट का, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ओशन में जाके, तो ओशनिक ट्रेड कर लिया, और इससे नए नए पार्ट्स डेवलप हो गए। क्या बोला मैंने, सर इसने आपका जीएनआई इंप्रूव कर दिया। कैसे इंप्रूव किया, क्योंकि इंक्रीज हुआ वैल्यू एंड वॉल्यूम में। इसने क्या इंक्रीज किया, जीएनआई, जीएनआई बोले तो ग्रॉस नेशनल इनकम। सर कैसे इंप्रूव हुआ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और वैल्यू दोनों बढ़ गए। सर कैसे बढ़े, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट चेंज हो गया सर, और कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट भी चेंज हो गया। सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके थ्रू होते हैं, थ्रू ओशनिक ट्रेड के वजह से, और इसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ न्यू पार्ट्स हो गए। पोर्ट से क्या, पोर्ट्स। तो सर क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपका जीएनआई इंप्रूव हो गया, दूसरा वॉल्यूम और वैल्यू दोनों बढ़ गए, तीसरा चेंज हुआ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, चौथा चेंज हुआ कंपोजिशन इन इंपोर्ट्स। सर कैसे हुआ, थ्रू ओशनिक ट्रेड। सर ओशन के लिए क्या लगेंगे हमको, तो चेंज इन डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। क्लियर है, हाँ। जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, वो अगला वाला चैप्टर है जिसमें अपने को सारे जीएनआई, जीडीपी, वो सारा पढ़ना है। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब अभी के लिए ऐसा समझ ले पूरे देश की कमाई, नेशनल इनकम। अब ग्रॉस और नेट दोनों में फर्क होता है, एक में डेप्रिसिएशन लेस होता है, एक में डेप्रिसिएशन ऐड होता है। ऐसा कुछ किसी को याद आ रहा होगा तो, ग्रॉस नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन माइनस करो, नेट नेशनल इनकम चले जाते हैं वगैरह, फैक्टर्स ऑफ हाउस होल्ड वगैरह, ऐसा वो डायग्राम जाता है। कोई बात नहीं, अपन कल करने वाले, कल नहीं परसों करने वाले, ठीक है। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब सर
बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपके साल भर के जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, अंडरलाइन, साल भर में जितने भी आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए होंगे उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल योर कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इफ योर एक्सपोर्ट्स इज हायर देन योर इंपोर्ट्स, इट विल लीड टू trade surplus, and if your imports exceeds your exports, it will lead to trade deficits। क्लियर है बात? फटाफट पढ़ लो अभी तक। हेलो हेलो, चलो हुआ डन। कोई क्वेरी पूछो अभी क्वेश्चन की कल। ठीक है, चैप्टर खत्म।